स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, तो उस पर अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो वो लाइट रे स्ट्राइक करके वापस आएगी, टकरा कर वापस आएगी। तो टकरा कर वापस आना इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसी सरफेस है जो कि स्मूथ भी है, क्लीन भी है और साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है, जैसे कि ग्लास हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है। तो ये जो सरफेसेस हैं ये जो है स्मूथ होने के साथ साथ, क्लीन होने के साथ साथ ये जो है ट्रांसपेरेंट भी हैं। इसका मतलब ये लाइट को बाउंस बैक होने पर मजबूर नहीं करेंगी, लाइट रे इनके थ्रू आराम से पास हो सकती है। तो जब लाइट रे पास हो जाती है ना, तो हम ये कहते हैं कि लाइट रे पास होने पर हम ये कहेंगे कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाएगी। वो जो थोड़ा बहुत टिल्टिंग है, बेंडिंग है, उस बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। सीधी अगर जा रही है तो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। वो डिपेंड करता है कि मीडियम रेयर है या डेंसर है। उसको डिटेल में अलग हटा दो, रिफ्लेक्शन में करेंगे। रिफ्लेक्शन पर आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। The bouncing back of light when it strikes a smooth and polished surface like a mirror is called reflection of light। ठीक, अब इसमें देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो आपने बचपन से करे हैं, मुझे लग रहा है 7th 8th क्लास में भी करे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम जो करा जाता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, वो डायग्राम करा जाता है प्लेन मिरर का। ठीक, तो प्लेन मिरर बना लिया, ये प्लेन मिरर है और पीछे से जो है, पीछे से ना सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है। सिल्वर कलर की पॉलिश, अगर आप मिरर को ऐसे ही देखेंगे तो वो सिल्वर कलर का ही नज़र आता है ना। सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है, बेसिकली ग्लास है वो। ठीक, उसके पीछे सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है, फिर उस पर कहीं रस्टिंग ना हो जाए, गैल्वेनाइजेशन ना हो जाए, तो इस वजह से क्या करा जाता है, उस पर जो है रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, कभी कोई अगर शीशा पीछे से देखने का मौका मिला हो ना, शीशा मतलब ये ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं, मिरर जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो अगर कभी पीछे से देखा हो तो वो जो पीछे से आप देखेंगे तो रेडिश ब्राउन का दिखाई देगा। एक छोटा सा कॉइन लेकर, बीच में से नहीं, कोने से छोटा सा कॉइन लेकर उसको खुरचने की कोशिश करना, तो जब उसको खुरचोगे ना तो आपको अंदर से सिल्वर कलर का पाउडर झड़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, वो सिल्वर वाली कोटिंग इस वजह से होती है कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर में आसानी से अपना चेहरा देखा जा सकता है, मतलब सिल्वर कलर में आसानी से अपना चेहरा देखा जा सकता है। जैसे हम हैं वैसे ही हम उसमें दिखाई देंगे। अब आप ये देखिएगा कि ब्लैक कलर के मिरर भी होते हैं। अगर आपने ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी किसी ग्लास के पीछे, तो काला काला सा चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, काला चेहरा खुद देखना चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि थोड़ा जैसा है वही वैसे ही दिखाई दे। ठीक है, अंधेरे में पता चला कि कुछ आँख में गिरा हुआ है और देखना है वो काला ही काला नज़र आ रहा है, आँख भी काली हो गई। तो इस वजह से जैसा आप कलर करेंगे, रेड कलर का कलर कर दोगे तो लाल लाल सब नज़र आएगा, तो सिल्वर कर देते हैं तो जैसा है ओरिजिनल जो है आपका जो कलर है वो दिखाई देता है। अगर ना करें तो फिर यू कैन इजीली सी थ्रू दैट, आर पार देख लोगे, फिर अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। पर ये सिंपल सा शीशा ही तो है, इस शीशे के पीछे ही आपने सिल्वर कलर का पेंट कर दिया और उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपने रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रोटेक्टिव फिल्म और चढ़ा दी उसके ऊपर, तो बस वो आपका मिरर बन गया। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा कि ये हमारा पीछे वाला सरफेस है जिसको हमने पॉलिश कर रखा है, और आगे वाला स्मूथ सरफेस है ही। तो यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आकर स्ट्राइक करती है, तो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करती है उसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोल देते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो एंगल है,
इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी एंगल आर, तो ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो पहला रूल था, पहला रूल ये था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और जो दूसरा है वो दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, तो ये वही रूल्स हैं, दोनों के दोनों लॉज ये वही हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि मैं सेम प्लेन पर, मैं ये वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको, तो मैं इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, तीनों रेज को मैं इस प्लेन पर दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे हम ये बात करते हैं कि एक वायर है, उस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने कहा कि ये करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ लिया। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या मैं इस प्लेन पर दिखा सकता हूँ? मैं ये कहूँगा नहीं, क्योंकि वो इसको ऐसे एनसर्कल कर रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब बार बार घूम रहा है, एनसर्कल कर रहा है इसको, तो वो बार बार इस प्लेन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इसी सेम प्लेन पर दिखा नहीं सकते। जबकि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही जो लाइंस हैं, जो तीनों ही रेज हैं, उनको मैं सेम प्लेन पर दिखा सकता हूँ। तो ये दो लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के। उसके बाद देखिएगा स्फेरिकल मिरर्स पर आते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर्स का क्या मतलब है कि स्फेरिकल मिरर्स आप जानते हैं दो तरीके के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब ये बनते कैसे हैं? एक कांच का स्फीयर ले लिया, बॉल ले ली, ठीक है, और उस बॉल को एक साइड से आपने काट दिया। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर पेज नंबर 1 है जो आपका नोट्स का, इसमें आप देखिएगा हॉलो स्फीयर कट बाई अ प्लेन, अंदर से खोखला है, स्फीयर जो है अंदर से खोखला है। अब ये स्फीयर है, इसको आपने क्या करा, इस जगह से आपने काट दिया। काटने के बाद आपने इसको बाहर निकाल दिया, इस टुकड़े को। अच्छा, स्फीयर था, तो स्फीयर जो ओरिजिनली था उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, तो वो सेंटर जो है इसको हम सी बोल देते हैं, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब ये जो कर्व पार्ट है इसका, ये आपने काट कर बाहर निकाल लिया, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसका जो उभरा हुआ सरफेस है, यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस है, अगर इसको पीछे से आपने पेंट कर दिया, इसको आपने पीछे से पेंट कर दिया, तो पीछे से पेंट करने का मतलब क्या है कि अब ये जो गहरी वाली सरफेस है, लाइट रे यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, आप सीधे सीधे ये सोचिए कि अगर ये ग्लास पेन है, इस ग्लास पेन को मैंने पीछे से पेंट कर दिया, तो मैं फिर इसके फ्रंट में खड़ा होऊंगा और फ्रंट में खड़ा होकर अपना चेहरा देखूंगा। कहाँ से पास करेगा? लाइट रे तो यहाँ से पास करेंगे ना, लाइट रे इधर से पास करेंगे। तो आप ये देखिए कि मैंने बल्जिंग आउट सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो ये जो है इसमें रिफ्लेक्शन फिर कहाँ से होगा? आगे की तरफ से। तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर उल्टा काम कर दें, तो ये जो गहरी वाली सरफेस है ना, अंदर वाली को अगर पॉलिश कर दिया तो फिर रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि एक तो हो गया कॉनकेव मिरर, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। याद रखने के लिए तरीका ये है कि कॉनकेव मिरर क्योंकि गहरा वाला पोर्शन होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तो गहरा इज कॉल्ड केव, केव मतलब कॉनकेव। ठीक है, तो ये केव से याद हो जाएगा कि ये कॉनकेव है और ये उभरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव नहीं है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब आप आइएगा इसमें स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पेज नंबर 2 पर आ जाइए। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम में ये छोटी मोटी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती। जैसे है अ स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर बल्ज सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर हॉलो सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर।
जिसमें आउटर वाली जो सरफेस है उस पर सिल्वर पॉलिश कर दी जाती है। A spherical mirror in which the inner hollow surface is polished and the reflection of light takes place from the outer bulge surface is called a convex mirror. तो ये convex mirror हो जाता है। फिर है definitions in connection with spherical mirrors। अब ये जो definition है ये ज़रूर पूछी जाती है, तो ये definition देख लीजिए, 7-8 definitions हैं, समझ लेना सारा, धीरे धीरे आपको वो 10th क्लास का याद आता चला जाएगा। एक दो चीज़ें ही बस नहीं होंगी, जहाँ ना समझ में आए बता देना। देखिएगा, अब यहाँ पर हमने एक मिरर ले लिया और समझने के लिए हमने क्या करा, कॉन्केव मिरर ले लिया। तो ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा, तो बाहर वाली जो है बल्जिंग आउट सरफेस उसको आपने पॉलिश कर दिया। फिर हमने ये कहा कि ये जो मिरर है इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब ये मिरर शुरुआत, ये मिरर आया कहाँ से। हम ये कहेंगे कि एक बड़ा सा स्फीयर होगा उससे आया, तो इसको स्फीयर बना लो, जरा स्फीयर कंप्लीट कर लो। हमने ऐसे करके स्फीयर कंप्लीट कर लिया। ये इसका सेंटर होगा, यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से पास होने वाली जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये स्फीयर ये जो मिरर जिस स्फीयर में से काट कर निकाला गया है उसका जो सेंटर है सी, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहाँ तक का, अच्छा जो ये मिरर का सेंट्रल पॉइंट होता है इसको बोल देते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक का यानी कि पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R। तो ये P से और C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसको कहते हैं फोकस। तो पोल से, और इस पॉइंट को F बोल देते हैं, तो पोल से और F तक का, फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल f। स्मॉल f इज फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, और ये जो है यहाँ पर मिरर का जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है A और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोल दिया B। ठीक है। अब A से आपने C को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे B से आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया। यहाँ पर एक चीज़ जो नई है, जो आपने 10th में नहीं पढ़ी होगी, वो ये है कि मिरर का जो अपर पोर्शन है और जो मिरर का लोअर पोर्शन है, इन दोनों को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर, इसको लीनियर अपर्चर बोल देते हैं। तो ये इस फिगर में सारी टर्म्स हो गई। अब इनकी सबकी आप डेफिनेशन देख लीजिए फटाफट। पहला देखिएगा, पोल, इट इज द मिडिल पॉइंट कैपिटल P ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट है P, इसको हम पोल बोल देते हैं। तो ये हमारा पोल हो गया, पहली चीज़। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर C ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जिस स्फीयर में से काट कर मिरर को निकाला गया है, ये उसका जो सेंटर होता है स्फीयर का, उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अभी ना आगे थे नोट्स, दोबारा भेजें। अच्छा, थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू AC और BC। तो यहाँ दिखा रखा है, ये A से C को ज्वाइन कर दो या B से C को ज्वाइन कर दो, रेडियस बन जाएगा। AC और BC ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। तो जिस स्फीयर का रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन PC पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से गुजरने वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ देखिएगा, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर क्या है,
इट इज डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट डायमीटर है उसको लीनियर अपर्चर बोलेंगे। आप ये कहेंगे डायमीटर कहाँ से आ गया ये, तो डायमीटर ये होता है कि जब कभी हम किसी कर्व फिगर की बात करते हैं तो उस कर्व फिगर में जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसी को डायमीटर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और सर्कल के केस में डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और वो सेंटर से भी पास होती है सर्कल के, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कर्व फिगर है इसमें सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट अगर इनको ज्वाइन कर दें तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन जाती है, इसीलिए इसको डायमीटर ऑफ द मिरर भी बोल देते हैं, लीनियर अपर्चर। समझ गए। अगला देखिएगा एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर देखिए, इट इज़ द एंगल ए सी बी सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एंगल ए सी बी, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। ये एंगुलर अपर्चर होता है। समझ गए। लीनियर अपर्चर और एंगुलर अपर्चर ये दो टर्म्स आपके लिए नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। अगला प्रिंसिपल फोकस, अ नैरो बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis either actually converges to or appears to diverge from a point capital F on the principal axis after reflection from the spherical mirror. This point is called principal focus of the mirror. देखिए principal focus जो है एक मिनट वेट करिए। ये ब्लूटूथ स्पीकर की लाइफ कितनी होती है कुछ पता है क्या? चार्जिंग में ये 2019 में लिया था, यूज़ 2020 में शुरू हुआ है इसका। चार्जर तो लगा रखा है ना परमानेंटली, तो हटा देते हैं, बिना इसके भी देख लेते हैं। अवंतिका टाइप करके भेज दो, मेरी आवाज़ आ रही है तुम तक? आज ये लगातार दिक्कत कर रहा है। चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर फोकस जो है, फोकस के लिए हमने सीधा सीधा ये कह दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका जो आधा है उसको फोकस कहते हैं। लेकिन सही डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूँ तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जितनी भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होंगी कि सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पर। कन्वर्ज हो जाएंगी का मतलब क्या है कि सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। कन्वर्जेंस का मतलब होता है सब चीज़ों का एक जगह इकट्ठा हो जाना। डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक जगह से सब तरफ फैल जाना किसी भी चीज़ का। तो फोकस की अगर बात करें तो
हमने कहा कि ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये स्ट्राइक करने के बाद ऐसे गुजर गई, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारा तो ये भी इसी पॉइंट से गुजर गई, फिर तीसरी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने गुजारा तो ये भी इस पॉइंट से गुजर गई। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट से सारी की सारी रेज ऑफ लाइट गुजर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैपिटल एफ, इसी को फोकस बोलते हैं। तो ये तो कॉनकेव मिरर के केस में हुआ। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये तो हुआ कॉनकेव मिरर का केस। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज ऑफ लाइट है, कॉनकेव मिरर का काम होता है कन्वर्ज करना, सारी जो रेज ऑफ लाइट इधर उधर फैली हुई हैं सबको लाकर एक जगह इकट्ठा करता है। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, वो रेज ऑफ लाइट को फैला देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया पोल। और अब एक बात बताइए, जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर में चलिए रिफ्लेक्शन तो इस तरफ हो रहा है क्योंकि पीछे वाला सरफेस जो है, जो कर्व वाला सरफेस है, वो पॉलिश कर रखा है, तो रिफ्लेक्शन तो इस तरफ हो रहा है। इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस तो इसी तरफ होगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको मिरर को कंप्लीट करूँगा ना, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो इसका सेंटर स्फीयर का यहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस हो गया, उसका आधा होता है फोकस, तो फोकस तो यहाँ पर आ गया इसका। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो भाई इसको तो फोकस से चले जाना चाहिए, लेकिन ये फोकस से नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि मिरर है तो लाइट रे इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो ऐसा होगा कि ये डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि फैल जाएगी, ये मुड़ेगी कुछ इस तरह से, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही है। एक दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करा जाए तो फोकस पर जाकर मिलेगी। तीसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाओ तो ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली एक और रे ऑफ लाइट बनाओ तो ये भी डाइवर्ज होगी, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट है that are parallel to the principal axis, they converge at a single point, that point is called focus। और convex mirror के केस में जितनी भी rays of light parallel आ रही हैं, they appear to diverge from a point which is called focus। ऐसा लगता है कि focus से आ रही होंगी, इस तरह से वो diverge होती हैं। चलिए जी, अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है, जो भी चीज़ मिरर के सामने होती है, जो भी चीज़ मिरर के सामने होती है उसको हम बोल देते हैं रियल। तो यहाँ पर है रियल फोकस, और जो भी चीज़ मिरर के पीछे होती है उसको हम बोल देते हैं वर्चुअल। तो ये हो गया वर्चुअल फोकस। ठीक है, अब मिरर के पीछे ये कि भाई अब मिरर है तो हमने कहा मिरर में तो हम अपना चेहरा देख रहे हैं, तो हमें तो अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, जितनी दूर पर हम खड़े हुए हैं प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पर हमें अपना चेहरा भी दिखाई दे रहा है। हमने अपने दोस्तों का पकड़, उसको पकड़, जल्दी जा पीछे पकड़ो, मेरे मैं 3 मीटर आगे खड़ा हूँ, 3 मीटर पीछे खड़ी हुई है मेरी इमेज, पकड़ उसको जाकर। वो कहता है हाँ तो पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं हमें तो दिखाई दे रहा है। तो अब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हमको दिख रही है, दूसरा बंदा जाकर कह रहा है भाई इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें जो चीज़ दिख रही है वो वर्चुअल है, वो नकली है। ठीक है, वही हम बात करते हैं रियल की। तो जो मिरर के आगे जो चीज़ भी दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ खड़ी हुई है, वो क्या है, वो रियल इमेज है। और रियल इमेज ऐसी होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर अगर मान लो हमने फ़ोटो खींच ली तुम्हारी, तो तुम्हारी फ़ोटो हर कोई देख सकेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मेरी इमेज है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अच्छा मेरी इमेज वहाँ पर बन रही है, लेकिन दूसरा बंदा जो मिरर के पीछे जाकर कहेगा वो कहेगा इधर तो कोई नहीं है, इधर तो कोई इमेज नहीं है। तो वो इमेज जो तब तक ही रहती है जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़ा हुआ हो, उसके बाद वो गायब हो जाती है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। सीधी बात कुल मिलाकर ये, मिरर के पीछे जो भी चीज़ है वो वर्चुअल है, मिरर के आगे जो भी चीज़ है वो रियल है। ठीक है, तो इसलिए रियल फोकस क्योंकि ये मिरर के आगे है, और ये वर्चुअल फोकस क्योंकि ये मिरर के पीछे है।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप समझ ही गए होंगे क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फिर है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक वर्टिकल प्लेन जो कि प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरे, एक वर्टिकल प्लेन, मान लो यहाँ पर मैं कोई एक प्लेन बना दूँ ऐसा, हम कोई ऐसा प्लेन बना दे, एक प्लेन बना दे जो कि फोकस से होकर गुजरे, तो फोकल प्लेन बोलते हैं बस। फोकल प्लेन हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए ये कोई लेंस, ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है क्योंकि तो गहरी वाली सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड है। मैंने बोला कि इसका फोकस यहाँ पर है, फोकस से आपने एक प्लेन गुजार दिया, लाइन नहीं, एक प्लेन। प्लेन कुछ भी हो सकता है, प्लेन शीट ऑफ पेपर हो सकता है, प्लेन शीट ऑफ कार्डबोर्ड हो सकता है। तो आपने एक प्लेन गुजार दिया फोकस से, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ऐसे है, इस तरह से, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि इसी को फोकल प्लेन बोलते हैं। ज़रूरत इसकी कहीं नहीं पड़ेगी, बस डेफिनेशन है, अगर पूछ ली जाएगी तो बताना पड़ेगा आपको। तो ये 7-8 डेफिनेशन है जो कि कई बार 1-1, 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इनको लाइटली मत लेना, कर लेना है। सर फोकल लेंथ में जो f इक्वल्स टू pf है, हाँ, ठीक है, f इज इक्वल टू पी एफ, पी से लेकर और f तक का डिस्टेंस पी एफ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से ही जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से ही मेज़र करे जाएंगे, ठीक है। तो पोल जो है वो इस तरीके से हो गया जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जैसे कि ओरिजिन हो जाता है, उस तरीके से हमारा पोल हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगला देखिए, पेज नंबर 4 पर आ जाइए, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो स्मॉल एफ और कैपिटल आर, यानी कि फोकल लेंथ और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन हमको देखना है। तो हमने ये देखा कि ये जो स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। अब इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है, देखिए कैसे करेंगे। ये है कंसिडर अ रे ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, जैसा आपको ठीक लगे वो ले लो। हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये मिटा रहा हूँ पूरा। अब ये डेरिवेशन आ गया ना, 10th क्लास में आपने सिर्फ ये करा था f इज इक्वल टू r/2, सिर्फ इतना करा था। अब ये आया कहाँ से है वो चीज़ देखनी होगी। कॉनकेव मिरर बना रहे हैं हम यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एक रे ऑफ लाइट हमने बनाई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक रे ऑफ लाइट हमने बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये जो है ये स्ट्राइक करेगी, जब इसको मिरर को स्ट्राइक करेगी, तो मैंने ये कह दिया इस रे ऑफ लाइट को मान लिया हमने ए बी। तो ये मिरर को स्ट्राइक करेगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद आप क्या करें, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में देखा, प्लेन मिरर के केस में हमने ये देखा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और
नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर में तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो स्फेरिकल मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने का ये तरीका होता है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को जोड़ दोगे, किसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करेगी, तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जोड़ दिया, ठीक है। अब जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप जोड़ेंगे तो ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर को टच करने वाली जो लाइन है, एक्चुअली अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यही नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट पर, मिरर के किसी भी पॉइंट पर टच करने वाली लाइन जो है दैट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल। तो हमारी इंसिडेंट रे कौन सी थी, ए बी, तो ए बी इस नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, आई। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद जो रे जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो इसके साथ एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो आई और आर क्लियर हो गए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है कि भाई स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल बनती कैसे है। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दीजिए, वही नॉर्मल है, ठीक। आई बन गया, आर बन गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये सी बी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोल दीजिए अल्फा। इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया। उसके बाद देखिएगा कि P से F तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, फोकल लेंथ। इसी तरह से P से C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई नोट्स में नीचे लिखा हुआ है। अभी मैं कॉन्केव मिरर की फिगर की बात कर रहा हूँ, फिर कॉन्वेक्स पर भी आएंगे, ठीक है। डेरिवेशन दोनों के लिए सेम है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कैसे आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, पहला लॉ है। उसके बाद दूसरा देखिएगा एज ए बी इज पैरेलल टू पी सी एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आई। तो हमको मालूम है कि ए बी जो है वो पी सी के, ये पी और सी इसके पैरेलल है। तो ये जो एंगल आई है ये एंगल अल्फा के इक्वल हो गया। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो सी बी इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ये आई और ये अल्फा इक्वल हो गया। तो यहाँ पर एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखें इन ट्राइंगल बी एफ सी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा। जो ट्राइंगल बी एफ सी है, बी एफ और सी, बी एफ सी में हम ये कहेंगे एक मिनट, बी एफ सी में यहाँ पर ये जो है ना आपका फोकल लेंथ जो है वो, सॉरी फोकस जो है, फोकस से इसका जो डिस्टेंस है और फोकस से इसका जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होंगे कि नहीं, सेम होंगे, ठीक। तो ये दोनों डिस्टेंसेस, ये समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है एफ बी और ये वाला जो डिस्टेंस है एफ सी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एंगल आई जो है वो भी एंगल आर के इक्वल, एंगल आई जो है वो एंगल अल्फा के इक्वल। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल अल्फा इक्वल, तो ये वाली साइड एफ सी और एफ बी ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो एफ सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। ये जो सी एफ इज इक्वल टू एफ बी आया है इसको आगे यूज़ करेंगे हम। उसके बाद नोट करें अगला जो लाइन है वो देखिएगा, फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर बताओ, फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर ये हो जाएगा कि यहाँ से और यहाँ तक जो मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है इसके बीच का जो लेंथ है, अगर वो लेंथ कम होगा, काफ़ी कम होगा, तो स्मॉल अपर्चर वाला जो मिरर है उस केस में
उस केस में हम ये कहेंगे एफ बी इज इक्विवेलेंट टू एफ पी। ये जो एफ बी है और ये जो एफ पी है लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मिरर जो है, अगर ये मिरर काफ़ी गहरा होगा, काफ़ी मतलब कर्व इसका काफ़ी बड़ा होगा, और तब मैं उसके बीच का डायमीटर निकालूंगा, तो अगर मान लीजिए मिरर जो है वो इस तरीके का बना रखा है, इतना मतलब मिरर क्या रह गया, पैराबोला बना दिया आपने उसका। तो अगर इस तरीके का दे रखा है ना मिरर, तो हम ये कहेंगे, और यहाँ पर फिर फोकस है उसका, तो हम ये कहेंगे भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये तो उसका एपर्चर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, और ये वाली लेंथ हो गई, और ये पोल से हो गया डिस्टेंस। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एपर्चर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इतना गहरा कर्व नहीं लेंगे, इतना बड़ा कर्व अगर हमने ले लिया तो हमारा एपर्चर बड़ा आ जाएगा। आप क्या करें, आपको जब भी कोई फार्मूला हमको डिराइव करना है ना, तो हम स्मॉल एपर्चर का मिरर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल एपर्चर का मिरर हमने कंसिडर करा, तो एफ बी इज इक्विवेलेंट टू एफ पी हो गया। समझ नहीं आया। हम ये कहेंगे कि अगर मिरर जो है ना, अगर मिरर का कर्व बहुत गहरा नहीं है, अगर बहुत गहरा कर्व नहीं है, मतलब अगर स्मॉल एपर्चर का मिरर है, तो हम ये बोल देंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना एफ बी, मतलब इस पॉइंट से, फोकस से अगर मैं ये वाली लेंथ लूँ, ये वाली लेंथ लूँ, ये वाली लेंथ लूँ, या पोल तक की लेंथ लूँ, तो वो सब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, आपस में इक्वल ही है। ये समझ लीजिए सीधा सा। ठीक है, इसमें तो हमें स्मॉल ही लेना होगा ना, स्मॉल लेंथ, बड़ा लेंगे बड़ा लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो एफ बी इज इक्विवेलेंट टू एफ पी, ये हो गया। अब जब ये हमने करा, तो जो सी एफ है, एफ बी इज इक्विवेलेंट टू एफ बी, और जो एफ बी है वो सी एफ के इक्वल है। एफ बी जो है वो सी एफ के इक्वल है, इसका मतलब सी एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ पी। सी एफ एफ पी के इक्वल हो गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। और करना क्या है हमको स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालना है, एफ और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिएगा क्या हुआ, ये जो सी पी है ना, सी पी, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। सी पी जो है ये, कैसे हुआ? अरे तो ऐसे ही है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन सी पी, तो सी पी में दो ही तो पार्ट्स हैं, सी एफ और एफ पी, दोनों को ऐड कर दो तो सी पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हो गया सी पी, और सी एफ क्या है, सी एफ और एफ पी दोनों ही इक्वल है, तो सी एफ की जगह पर भी एफ पी लिख दो, और एफ पी को तो एफ पी रहने ही दो। सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, एफ पी प्लस एफ पी इज 2FP, और एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एफ, आर इज इक्वल टू 2F। ये हो गया 2, या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो आर इज इक्वल टू 2F बोल दो, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 बोल दो। ये रिलेशन आ गया एफ और आर के बीच में। ठीक आ गया। हाँ, आर इक्वल्स टू 2FP। तबीयत ठीक है नहीं है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में अंतर नहीं आ रहा समझ में। अच्छा सर, ये कैपिटल एफ है, तो एफ पी क्या है, एफ से पी तक की जो लेंथ है उसको स्मॉल एफ बोला है। ठीक है, तो कैपिटल एफ इज फोकस, फोकल पॉइंट हो गया, और ये फोकल लेंथ है। ठीक, तो तुम्हें ये लग रहा है कि एफ और पी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मतलब फोकल पॉइंट और पोल मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे कहीं? सर कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि यही चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे एप्लीकेबल होगी। हमने कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना रखा है, तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम भी देखो जरा यहाँ पे। हाँ जी, ये तो हो गया पोल, इस तरफ होगा फोकस, इस तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकराकर इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, इस तरह से। अब हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दीजिए,
और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन निकालना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये ए है और ये बी है, तो ये आपका इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज आई, ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज आर। तो आई और आर समझ में आ गया होगा। फिर आप ये देखिएगा कि ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये सी से आ रही है, और ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन एफ से आ रही है। तो ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हुई और ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हुई, इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल आर है, ये वाला एंगल भी आर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइंस के बीच में एंगल इस तरफ आर है, तो उन्हीं दो लाइंस के बीच में इस तरफ एंगल आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ठीक नहीं? भाई ये ए तो अलग है, इसको तो छोड़ दो। ये वाली लाइन जो है ये सी तक जा रही है और ये वाली लाइन एफ तक जा रही है, तो एफ से जाने वाली लाइन और सी से आने वाली लाइन के बीच में एंगल आर बन रहा है, तो इधर जो एफ तक जा रही है और सी तक जा रही है उनके बीच में तो आर बनेगा, वर्टिकली अपोजिट। हाँ, नॉर्मल ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करे उसी को नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइंस के बीच में इधर आर बन रहा है तो इधर भी आर बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अल्फा की बात करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा। ठीक है, तो ये फिर वही हो गया सी एफ एफ पी। तो फिर बिल्कुल डेरिवेशन बिल्कुल वही है, सेम डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल फिगर का। समझ गए? अगर इस पर भी अप्लाई करके देखेंगे तो भी बिल्कुल सेम ही डेरिवेशन है। ठीक, तो अगर लीनियर ये आता है एफ में और आर में डिफरेंस रिलेशन निकालने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, फिगर दो बनाना है। सर वैसे आप जो कह रहे हो परिचय छोटा हो एफ बी के बराबर आ जाए, ऐसा तो सर तभी होगा ना जब फोकल लेंथ रेडियस बन जाएगी। नहीं, फोकल लेंथ ना रेडियस नहीं बन सकता, क्योंकि फोकल लेंथ का रेडियस बनने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर Yes, sir. सी और सर एफ बी अगर एफ पी के बराबर आ जाएगी तो वो भी फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगी। अगर एफ बी एफ पी के बराबर आ गया हाँ, तो तो ये फोकल लेंथ के बराबर आ गया। हाँ, तो फिर ठीक है, रेडियस ही होता है, ऐसा तो सर्कल के 2 पॉइंट से समझ लो, फोकल लेंथ का हाफ है ना, मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो हाफ है ना फोकल लेंथ। तो ये एक ऐसा पॉइंट हो गया कि यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हम निकालेंगे, जितनी भी लेंथ निकालेंगे वो सारी इक्वल आएंगी। और सेम इसके साथ भी हो रहा है कि यहाँ से इसके साथ तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो रेडियस वाला पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया सर्कल का, स्फीयर का। तो यहाँ से तो जितने भी आप निकालेंगे वो सारे रेडिया ही होंगे, रेडिया तो वैसे भी इक्वल होते हैं। नहीं समझे? ऐसे समझ लिया था कंफ्यूजन। अच्छा, सर ये चैप्टर ही बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे इसमें बताओ पहले, तो इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया एफ और आर के बीच में। ठीक, इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थोड़ा वेव ऑप्टिक्स से फाइंड करो। कौन सा? वेव ऑप्टिक्स। नहीं, पहले रिंग का बोला था ना मैंने, ये तो ड्रैगन है, यही तो सबसे बड़ा चैप्टर है। पहले ये निपटे, उसके बाद वेव। हाँ, वेव ऑप्टिक्स इसके बिना हो गई, वेव ऑप्टिक्स इसके बिना नहीं है, इसमें भी क्योंकि वेव ऑप्टिक्स उसमें बहुत सारी रेज के कॉम्बिनेशन से एक वेव बनती है, तो ऐसे जाकर टकरा है। फ्रीक्वेंसी है क्या उसमें? फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया तेरे? फ्रीक्वेंसी का डर लगता है क्या? डर तो है। हाँ, चलिए जी।